नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको मेरे वीडियो से पता चल रहा होगा कि मैं इन दिनों जयपुर में हूँ और जयपुर मेरे लिए बेहद पसंदीदा शहर है। जब भी एक दिन के लिए आता हूँ 2 दिन रुकता हूँ, 2 दिन के लिए आता हूँ 3 दिन रुकता हूँ। और जयपुर में आया हूँ राजस्थान की चुनावी यात्रा के क्रम में। और अभी मैं एक ऐसी जगह ले चल रहा हूँ जहाँ हर रोज़ दोपहर से लेकर देर शाम तक बहुत सारे लोग आते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है, गप गोष्ठियाँ भी होती है। तो मुझे किसी ने बताया कि वहाँ ज़रूर जाइएगा जहाँ मैं अभी आया हूँ। तो जहाँ मैं आया हूँ ये कौन सी जगह है, कुछ अंदाज़ा लगा रहे हैं? तस्वीर चारों तरफ मेरे कैमरामैन आपको सहयोगी दिखाएंगे और मैं अंदर जा रहा हूँ। यहाँ कुछ लोग मुझे मिलेंगे जिनसे बात करूँगा और वो युवा हैं। और इस जगह का नाम है जवाहर कला केंद्र और पीछे एक कॉफ़ी हाउस है, वहीं मैं जा रहा हूँ। तो अभी बहुत सारे लोगों से, युवाओं से मुलाकात होगी, जिनसे बात होगी। बहुत ही खूबसूरत है। कुछ सालों में जिस ढंग से जवाहर कला केंद्र यहाँ कला, संस्कृति, साहित्य से जुड़े लोगों का जमावड़ा बना है। जैसे देखिए वहाँ कुछ थिएटर का कुछ रिहर्सल हो रहा है, थिएटर या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम का। दशहरा नाट्य उत्सव है। सामने वो तस्वीर में आप देख रहे हैं। चूँकि आज विजयादशमी है तो इसलिए दिखाओ तस्वीर दिखाओ वहाँ की। वो रिहर्सल हो रहा है, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जो शाम का कार्यक्रम है इनका। लेकिन बहरहाल मैं तो चुनावी चर्चा के लिए आया हूँ। तो हम चलेंगे उधर इंडियन कॉफ़ी हाउस की तरफ। और ये जवाहर कला केंद्र है जो जयपुर की एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारे साहित्यकार, पत्रकार, रंगकर्मी, कलाकर्मी सब आते हैं। दोपहर से लेकर शाम तक यहाँ महफिल जमी होती है। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, कुछ एग्जीबिशंस भी होते हैं, पेंटिंग एग्जीबिशंस और ये सब आर्ट एंड कल्चर का ये सब भी कुछ होता है। और बहुत अच्छी आंदोलन भी होते हैं। आंदोलन भी होते हैं। बाहर होते सर, बाहर भाषा के लिए यहाँ पे आंदोलन हुआ था अंदर। हाँ, अच्छा, बहरहाल तो ये चाय आ गई यहाँ। तो इस कॉफ़ी हाउस के बारे में मैंने बहुत सुना। जब कल मैं जयपुर आया तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि कॉफ़ी हाउस ज़रूर जाइएगा, वहाँ हर तरह के लोग होते हैं, यंगस्टर भी, रंगकर्मी भी, और उनसे आप राजनीति के बारे में, चुनाव के बारे में, चुनाव को लेकर, सरकार को लेकर, मुद्दों को लेकर, उनके कंसर्न के बारे में बात कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आया कल, तो इस लड़के से मुलाकात हुई और कुछ लड़कों से मुलाकात हुई। तो मैंने कहा कि हम लोग आज मतलब दोपहर में मिलते हैं। और उसके बाद आज दोपहर में उस तय वक्त पर ये 5-6 लड़के यहाँ आए हैं। लीजिए चाय, अपनी सेल्फ सर्विस करिए, आप थोड़ा प्रयोग करिए, अपने हाथों का इस्तेमाल करिए। आइए। तो ये युवा हैं और मैं चिर युवा हूँ। हंस पड़े यार, मैं चिर युवा नहीं लग रहा हूँ? मतलब मजाक उड़ाओगे मेरा आप? नहीं, मैं भी मज़े ले रहा हूँ। मैं चिर युवा नहीं लग रहा हूँ सर, आप बहुत जवान लग रहे हैं। हाँ, ये हुई ना बात। देखो ऐसा है कि कहीं भी निकलो, चाहे बगल में यहाँ पे सेंट्रल पार्क है, सेंट्रल पार्क नहीं, ये जवाहर सर्कल जी, और अभी चलते हैं जी धूप में, अभी बज रहे हैं 1 जी, और सेंट्रल पार्क के 2 चक्कर 3 चक्कर स्पीड में लगाते हैं जी, और वहीं तय हो जाएगा कि कौन ज़्यादा युवा। बिल्कुल सही बात तो है इसके सर। बाद हम वही करेंगे, बिल्कुल। कौन 3, 4, 5 चक्कर जवाहर सर्कल के बिना दम फूले हुए या बिना परेशान होकर सरेंडर किए लगाता है। हाँ? जी, तो तय करेंगे। 6-7 किलोमीटर हो जाएगा वो। तो हम कर लेंगे साथ में। बिल्कुल। मैं चलता हूँ साथ। चलिए, बहरहाल तो मजाक कर रहा था। युवा ये लोग हैं और मैं इसमें वरिष्ठतम हूँ। तो मैं कहीं भी जाता हूँ कोशिश करता हूँ युवा से बात करो, युवाओं से, चूँकि देश की आबादी जो है युवाओं की लगभग 65% है, 21 से 35 साल की उम्र के युवा। और प्रधानमंत्री मोदी अक्सर युवाओं का जिक्र करते हैं। बहुत सारे चुनावी सभाओं में, बहुत सारी सभाओं में भी युवाओं का जिक्र करते हैं। युवाओं की अहमियत चुनाव में होती है क्या है? कोई फर्स्ट टाइमर वोटर होगा,
कैसी सरकार चाहते हैं, उनके लिए मुद्दे क्या हैं, परीक्षा के सवाल हैं, परीक्षा के जो क्वेश्चन पेपर लीक होते, पर्चा लीक होते हैं, उससे जुड़े सवाल हैं, नौकरियों के सवाल हैं, बेरोज़गारी के सवाल हैं, बहुत तरह के इम्तहान कंपटीशन की तैयारी करते हैं और उसके बाद 3-4 साल में वैकेंसियाँ नहीं निकलती हैं, उसके कुछ सवाल हैं क्या। और ऐसे भी जयपुर, कोटा, ये सब हब हैं एजुकेशन के, जहाँ तरह तरह के कोचिंग सेंटर्स भी होते हैं। मैं कल रात में भी कुछ जगह देखने गया, तो उस पर आगे बात करेंगे। और कई बार लोग मुझे कहते हैं कि आप इंट्रो और भूमिका लंबी कर दे, तो देखो मैं चाहता था शॉर्ट, लेकिन हो गया, तो शुरुआत करते हैं। बहरहाल, तो सबसे परिचय कराते हैं आपका। पहले आप बताओ अपने बारे में, क्या नाम है और क्या करते हो? मेरा नाम पवन कुमार मीणा है और मैं यहाँ जवाहर कला केंद्र में लाइब्रेरी है, इसके अंदर मैं गवर्नमेंट सर्विसेज की एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए प्रिपरेशन करते हो? हाँ, मतलब रोज आते हो यहाँ पढ़ने? हाँ, मैं दिल्ली। वही यहाँ कल शाम को ये मिल गए कि मैं यहाँ पढ़ने आता हूँ। हाँ सर, मेरा नाम लोकेश मीणा है और मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में गणित विभाग से अध्ययनरत हूँ और मैं पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा हूँ। आप? मेरा नाम हेमराज प्रजापत है, मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में अध्ययन कर रहा हूँ। आप? मेरा नाम करण आज़ाद है और मैं CFA की तैयारी और साथ में काम भी कर रहा हूँ और मैं इधर पढ़ने आता हूँ। मेरा नाम दीपक मीणा, राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, बाबा हॉस्टल से। मैं अरविंद बिश्नोई राजस्थान यूनिवर्सिटी से MA कर रहा हूँ जियोग्राफी में। मेरा नाम रोहित सियाग है और मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस विभाग से पॉलिटिकल साइंस में MA कर रहा हूँ। चलिए, तो ये सब पढ़ने वाले हैं और सबकी आकांक्षाएं, उम्मीदें भी होगी नौकरी को लेकर, भविष्य को लेकर सपने भी होंगे, और वो सारे सपने सरकार की नीतियों से भी प्रभावित होते हैं। सपने पूरे होना या सपनों की राह में कुछ अड़चने। तो पहले ये बताओ, जैसे आप लोग युवा हो, अब सब लोग वोटर हो? जी, फर्स्ट टाइमर? सारे फर्स्ट टाइमर? नो नो, आप सेकंड टाइमर? आप फर्स्ट टाइमर? मैं first आप भी फर्स्ट टाइमर? आप भी फर्स्ट टाइम? आप भी सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम। तो 2 सीनियर सिटीजन हैं सेकंड टाइम वोट देने वाले, और बाकी हमारे 4 इधर और 2, 4, 5 फर्स्ट टाइमर वोटर हैं। तो पहले एक बार चूँकि आप वोट दे चुके हो, आप लोगों के लिए बहुत तरह के चुनावी मुद्दों की बात होती है, रैलियों में, सभाओं में, नेता सब लोग आ रहे हैं, अभी जो नहीं आए वो भी अभी आएंगे लगातार। आपके लिए क्या कंसर्न है चुनाव में? जब आप वोट दोगे, पिछली बार दिया, इस बार भी दोगे, तो क्या ऐसा कंसर्न आपके दिमाग में होगा जिसको लेकर, क्या ऐसा मुद्दा होगा जिसको लेकर आप चाहोगे कि ये सरकार बने या ये ना बने? सर, मेरा मुख्य उद्देश्य ये होता है कि कोई भी सरकार अगर 5 साल तक वो रही है कार्यकाल में, तो उसने ऐसा क्या काम किया है जिससे कि ज़मीनी स्तर पर या जो आखिरी पंक्ति में जो आदमी बैठा है उसको उससे क्या फ़ायदा हुआ। तो इस सरकार को देखते हुए मुझे लगता है कि इस सरकार ने शुरुआती 2-3 साल में तो थोड़ा लचीला रवैया अपनाया, और उसमें कोरोना भी था तो उसको मैं थोड़ा इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता। बट लास्ट के 2-3 सालों के अंदर जितना काम हुआ है सर, बहुत अच्छे से काम हुआ है, और हर किसी को, मतलब आखिरी पंक्ति के आदमी को भी रियल में फ़ायदा हुआ है। मतलब कुछ एक ऐसी स्कीम्स जो शायद देश में कहीं भी लागू नहीं है, वो राजस्थान के अंदर लागू है। चाहे वो महात्मा गांधी से रिलेटेड वो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो गई, या फिर वो ये अन्नपूर्णा फूड पैकेट हो गया, या 500 रुपये में गैस सिलेंडर हो गया। तो इस तरह की चीज़ें जो कि आम आदमी को महंगाई से राहत दिलाती है, उस तरह की योजनाओं पर इन्होंने फोकस किया है और उसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी मतलब अशोक गहलोत की बात कर सकते हैं। कांग्रेस सरकार की बात कर रहा हूँ। लेकिन आप जो बात कर रहे हो, एक बार नाम फिर से? पवन मीणा। पवन, आप जो बात करो, ठीक है, सरकार की योजनाएं, चिरंजीवी योजना है, बाकी योजनाएं जिसका बहुत प्रचार प्रसार होता है, युवा के नाते उन योजनाओं से आपके घर में हो सकता है परिजनों को उस योजना का फ़ायदा हो, लेकिन आपके लिए अभी नौकरी, रोजगार या आगे भविष्य की कुछ चिंताएं हैं, वो क्या है? उसमें इन्होंने सर वैकेंसीज अच्छी खासी निकाली है, बट दिक्कत ये हुई है कि कई बार एक ही एग्ज़ाम के कई बार पर्चे लीक हुए, तो उसकी वजह से कई बार इतनी मायूसी होती है कि भाई हमने इतनी मेहनत की, उसके बाद एग्ज़ाम हुआ, फिर उसके बाद वो कैंसिल हो गया, फिर उसके बाद एग्ज़ाम की डेट फिक्स नहीं होती है, तो उसे लेकर करके थोड़ा ऐसा लगता है कि यार ये टाइम पे क्यों नहीं हो रहा है। तो उसको लेकर के थोड़ा आक्रोश है, थोड़ा गुस्सा है। हाँ, पर्चा लीक का मामला यहाँ रहा है, और 14-15 बार ऐसे लीक के मामले 15 बार हुआ है। मैंने देखा कि 4 साल में 15 बार पर्चे लीक हुए। मेरे पास पूरी लिस्ट है कि किस किस के पर्चे लीक हुए। हाँ सर, ये लीक हुआ है। तो ये सर, ये पिछली गवर्नमेंटों में भी होते रहे, इस बार भी हुआ है, बट इस बार इन्होंने थोड़ा सख्त कानून भी बनाया है और कोशिश भी की है कि ये रुके, बट ये हो नहीं पाया। जिस तरीके से इन्होंने इंप्लीमेंट करना चाहा था वैसा हो नहीं पाया, तो उसको लेकर के थोड़ी मायूसी है, और उसके लिए हम चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट और अच्छे से कार्य करे, या फिर लेकिन यही गवर्नमेंट करे सर, चाहे कोई दूसरी गवर्नमेंट आए, बट इसके ऊपर काम होना चाहिए और इसको मतलब कंसिस्टेंट बनाने की कोशिश कोई भी गवर्नमेंट हो उसको करनी चाहिए। तो आप सरकार में बदलाव चाहते हो या आप चाहते हो? सर, मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट तो यही रहे, बट ये जो मुद्दा था, इस मुद्दे के ऊपर और अच्छे से और सख्ती से कार्रवाई हो, और लोगों को मतलब इससे संतुष्टि हो कि हाँ भी ये गवर्नमेंट वास्तव में कुछ कर रही है लोगों के लिए। ऐसा एक एक करके जरा सबसे समझते हैं। मेरे बगल में बैठे हैं युवा, जिनको मुझे मेरे चिरुवा होने पर थोड़ा हंस पड़े थे ये। आप क्या चाहते हो? आपके लिए मुद्दा क्या है? एक युवा
का मुद्दा, बहुत तरह के सपने होते हैं जिस एज में हो आप जी। तो आपके लिए चुनाव में जब वोट करने जाओगे, जो यहाँ 25 नवंबर को चुनाव, क्या सोच के जाओगे? मैं ये चाहूँगा कि एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे और काम किया जाए, और जैसे प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत अच्छा कर ही रहे हैं, उसमें भी कई दिक्कतें नहीं। प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जैसे फिनटेक पार्क नया एक योजना है, जो कि अभी तक उसकी कोई टाइमलाइन नहीं आई है, उसका बहुत इंतज़ार रहेगा मुझे। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जयपुर अगला मेट्रोपॉलिटन सिटी हो सकता है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा होना चाहिए उसके लिए, और उस पर मैं योजनाएँ देखना चाहूँगा। तो ये तो ठीक है आप, लेकिन अभी जो सरकार है और या जो चुनाव में जो दो बड़ी पार्टियां हैं मुख्यतः, उसमें आपके हिसाब से कौन सी सरकार लगता है आपको, सीधे अगर मैं पूछूं, जो युवाओं के लिए मुफीद है? और अपनी विधानसभा भी ज़रा बताना, कहाँ के, कौन सी विधानसभा के हो? जी, मैं सांगानेर क्षेत्र विधानसभा से हूँ, और मैं आगे कांग्रेस को देखना चाहूँगा, क्योंकि हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार जो हैं पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, वो भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, वो बहुत सारी योगदान करते हैं सोसाइटी के लिए, और कांग्रेस का मुझे लगता है कि ज़्यादा हित है दिल में। मतलब मैं आपके वहाँ कंस्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ या सरकार की बात? सरकार की, मैं स्टेट लेवल पे भी बात कर रहा हूँ, और जो हमारे कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, वो भी बहुत एक्टिव हैं। लेकिन सरकार को लेकर बहुत सारे लोग बोलते हैं, जैसे इन्होंने भी, जब मैंने पूछा, अब जैसे कई तरह की परीक्षाओं में पर्चे लीक हुए, कांस्टेबल भर्ती 2018, कांस्टेबल भर्ती 2022, हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती 2022, एसआई भर्ती 2022, चिकित्सा अधिकारी 2021, सीएचओ भर्ती 2022, वन रक्षक भर्ती 2020, बिजली तकनीकी हेल्पर 2022, द्वितीय श्रेणी शिक्षक 2022, ऐसे 15-17 पर्चे लीक हुए। तो युवाओं के लिए ये पर्चा लीक होना कोई मुद्दा है, या नौकरियों में जो सरकार की तरफ से जितनी वैकेंसी होनी चाहिए वो कमी है, ये कोई मुद्दा है, या लगता है कि ठीक कर रही है? जी, इस सरकार की अपनी खुद की कमियां हैं, जो कि बहुत कमियां हैं। मुझे लगता है इन पे इनको काम करना चाहिए, और बहुत सारे बच्चों का मनोबल टूटता है, क्योंकि वो इतनी मुश्किल से तैयारी करते हैं, उसके बाद कोई परिणाम नहीं आता और वापस से उनको वो मेहनत करनी पड़ती है, तो ये बहुत ही निंदाजनक बात है। हालांकि हर सरकार की अपनी खुद की कमियां होती हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस सरकार को इस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है, लेकिन मैं फिर भी कांग्रेस सरकार से अभी तक तो संतुष्ट हूँ। अब ये इधर बीच में जंप करते हैं, आपने नाम फिर से रिपीट करना, मैं भूल भी जाता हूँ। मेरा नाम अरविंद बिश्नोई और मेरा विधानसभा क्षेत्र सांचौर है। सांचौर, अरे सांचौर में तो बहुत बवाल हो रहा है, देवी सिंह पटेल को भेजा गया है सांसद को, वहाँ झंडा बैनर प्रदर्शन बहुत हो रहा है। इनका खास ही है, देवी सिंह पटेल के खास हैं। और ये बता दें, सांचौर, देखो मैं ये सब जानता नहीं था, बहुत सारे इलाकों के नाम विधानसभाओं के कहाँ जानेंगे, दिल्ली में रहते हैं। जनरल नॉलेज में ये सब जब लिस्ट आने लगती है और बवाल होने लगता है, वीडियो आने लगता है कि जो बीजेपी की सेकंड लिस्ट में, फर्स्ट लिस्ट में ही दरअसल 7 सांसद उतारे गए, उन्हीं में एक देवी सिंह पटेल को सांचौर में उतारा गया जहाँ बवाल हुआ। पहले अपने इलाके का बताओ, वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ पे सर 2 मतलब कास्ट डोमिनेट करती है, एक तो बिश्नोई और एक पटेल है। तो कांग्रेस हमेशा बिश्नोई को टिकट देती है और भाजपा हमेशा पटेलों को टिकट देती है। पिछली बार पटेलों में 2 गुट बन गए थे, कि जिसके एक तो निर्दलीय खड़े हुए थे, एक भाजपा से, उनकी वजह से भाजपा की वहाँ हार हुई। इस बार भी जैसे इस सांसद को टिकट मिला, वहाँ पे जो कार्यकर्ता थे भाजपा, वो काफ़ी असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। और सरकार की यही नीति है कि सांसद ने अच्छा काम किया, वहाँ पे वो छोटे लेवल पे आके विधानसभा क्षेत्र में भी अच्छा काम करे और राज्य सरकार में कुछ दायित्व ले। तो वहाँ क्या माहौल है? देवी सिंह पटेल के खिलाफ तो बहुत प्रदर्शन हो रहा है, नाराज़गी है। हाँ सर, नाराज़गी है, लेकिन वो सारा बीजेपी का वो अंदरूनी मामला, तो वो कह रहे कि हम सारा वो कर देंगे। किसको कह रहे हैं? आपको भी कहा है? हाँ, वो मीडिया में आ रहा है कि वो जो भी हो मामला वो हम सुलझा देंगे, कार्यकर्ताओं को मनाएंगे और एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो आप बताओ कि आपके लिए मुद्दा क्या है चुनाव में? मेरे लिए मेन मुद्दा तो है रोजगार में ये है कि आरपीएससी का नियमित कोई कैलेंडर नहीं है। आरपीएससी का नियमित कैलेंडर बनना चाहिए, और ऊपर से ये है कि वहाँ पे मेंबर की सीटें कई बार खाली रहती है, ये लास्ट में चुनाव आते ही पास में ये जल्दबाजी में ये सीटें भर दी गई, जिसको लेकर विवाद भी है वर्तमान में। और दूसरा मुद्दा है कि कर्नल केसरी सिंह को लेकर जो विवाद हुआ है। हाँ, मैंने उनका बयान तो नहीं सुना, पर कुछ कास्ट उनका विरोध करिए कि हमारे खिलाफ कुछ उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। और दूसरा है कि
कोटा जैसे बड़ी सिटी में लड़के सुसाइड कर रहे हैं। तो सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए कि लोग लड़के नए जो भी जनरेशन है वो शिक्षा के दबाव में ना आए, उसे एंजॉय करें। और तीसरा है महिला सुरक्षा का मुद्दा। महिला सुरक्षा मुद्दा राजस्थान में बहुत महत्वपूर्ण है इस बार, क्योंकि राजस्थान में महिला के प्रति जो होने वाली घटनाएं देश में टॉप स्थान पे है। तो मैं यही चाहूँगा कि ये इन चीज़ों पे वर्क हो। तो आप क्या चाहते हो कि सरकार बदले, कोई दूसरी सरकार आए? राजस्थान में चूँकि रिवाज है 30 साल से, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार वसुंधरा, एक बार अशोक गहलोत, एक बार अशोक गहलोत, एक बार वसुंधरा। हालांकि इस बार बीजेपी अगर बनी भी तो वसुंधरा होंगी या कौन होंगे वो पता नहीं, लेकिन क्या चाहते हो आप? मैं सरकार में बदलाव चाहता हूँ और जो भी बनेगा वो अच्छा ही करेगा राजस्थान के लिए। मतलब जो भी बदलाव में आएगा अच्छा करेगा। हाँ, तो पहले क्योंकि कांग्रेस को तो हमने 5 साल तक देखा, उसने तो पेपर लीक भी हुए, उसके समय महिलाओं पे अत्याचार भी बढ़े हैं। तो 2018 के पहले अत्याचार नहीं था, राम राज्य था, यहाँ पे सब कुछ एकदम स्वर्णकाल था। सर, राम राज्य का तो हर सरकार में कुछ ना कुछ कमियां होती है, लेकिन इस बार वो प्रोग्रेस थोड़ा ज़्यादा दिखाई दिया है, तो उसे घटना चाहिए था। अपन ऐसे ही नहीं कह सकते कि वो दूसरी सरकार आती तो वो बढ़ेगी हर बार चीज़ें। सरकार का ये दायित्व होता है कि इन चीज़ों को कम करे। ये बहुत वाजिब बात इसने कही और मैं इससे सहमत हूँ इस लड़के से कि जब भी किसी सरकार, आप लोग अपनी चाय भी पियो, आपकी चाय रखी है पूरी भरी हुई, कि तुलना में ये नहीं हो सकता है कि अगर आप कहें कि ये सरकार की 5 नाकामी है या कमियां हैं तो वो बताएं कि नहीं फलां सरकार की भी तो 6 नाकामी है। ये तुलना सही नहीं है। इस सरकार की बात हो रही है वही हो, लेकिन पॉलिटिकल लोग ऐसी बात करते हैं, लेकिन इस लड़के ने कहा कि स्थितियां बदलनी चाहिए। बहरहाल ये बदलाव के पक्ष में जो मुद्दे इन्होंने बताए, लेकिन युवा के तौर पर आपके लिए एक कुछ चीज़ें आपने बताई, लेकिन आप जब वोट करने जाओगे तो सिर्फ दिमाग में बीजेपी कांग्रेस रहेगा कि चूंकि भाजपा से आपका थोड़ा हो सकता है झुकाव है, कोई वजह है झुकाव है? नहीं। तो आपके लिए पर्सनली एक यूथ के नाते आप क्या सोच के वोट दोगे? क्या 2 चीज़ होनी चाहिए जिसकी वजह से आप बदलाव चाहते हो या बदलोगे? मैं पहला तो क्षेत्र में जो काम हुआ उसको देखूंगा, और दूसरा कि शिक्षा के क्षेत्र में मैनिफेस्टो कैसा बनेगा। अभी दोनों पार्टियों का मैनिफेस्टो आया नहीं है, तो पहले तो उस मैनिफेस्टो को अच्छे से देखूंगा, किन की योजनाएं बेहतर होगी उनको वोट करूंगा। वैसे जानते हो मैनिफेस्टो कई बार 60-60, 100-100 पन्ने के, 70 पन्ने के संकल्प पत्र होते हैं, उसमें से जो है 80% कभी लागू नहीं होते हैं, दिखाने के होते हैं, झुनझुना लॉलीपॉप भी होते हैं। है सर, ये तो होता ही है, लेकिन हमें तो उसमें से ही चूज करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास विकल्प वही है। चलिए, अब आपका नाम फिर से दोबारा? मेरा नाम लोकेश मीणा है, विधानसभा क्षेत्र लालसोट। लालसोर जयपुर जिले में ही है? नहीं, दौसा। अच्छा, दौसा में, वो सचिन पायलट वाला इलाका है। हाँ, दौसा से सचिन पायलट, उनके पिता राजेश पायलट भी चुनाव लड़ते थे, सांसद रहे कई बार राजेश पायलट। खैर, तो आप बताओ आपके लिए मुद्दा चुनाव में क्या है? मतलब मेरे लिए तो कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन सरकार चेंज होनी चाहिए। सरकार चेंज कराना चाहता। मुद्दा भी नहीं है, सरकार चेंज कराना है। हाँ, क्यों भाई? बदलती रहनी चाहिए, समय के साथ सब चेंज होता है, तो सरकार भी चेंज होनी चाहिए। क्यों समझा नहीं? बताओ, वजह बताओ ना कि हम इस वजह से चाहते हैं सरकार चेंज होनी चाहिए। सरकार ने ऐसा क्या कर दिया जिसको आप हटाना चाहते हो, या फिर क्यों दूसरी सरकार को? क्या चाहते हो आप? यूथ हो, आप क्या चाहते हो अपने लिए, युवा के तौर पर, अपने भविष्य के लिए, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, जो भी, जो ये मैं चाहता हूँ कि ऐसे काम करे सरकार, वो ये नहीं कर रही है, कोई सरकार कर सकती है, इसलिए हम बदलाव चाहते हैं। सोचो तब तक। आप? दीपक मीणा, विधानसभा क्षेत्र कोटपुतली। कोटपुतली जयपुर जिले में ही है? नहीं, हाँ, अब जिला बन गया है। लेकिन कोटपुतली नया बन गया। हाँ, लेकिन जयपुर जिले की जयपुर सीट जिले थी। की थी। हाँ, ये भी बड़ा कंफ्यूजन हुआ है। अशोक गहलोत ने लगता है 12-15 जिले बना दिए एक्स्ट्रा। कितने? 20 नए नए कितने जिले बने? 53 जिले हो गए। हाँ, 3 की टोटल कितने जिले हो गए? और पहले कितने थे? 33। तो 20 जिले बन गए। अब 20 जिले बन गए, इतना कंफ्यूजन है। पहले मैं लिस्ट बनाता हूँ कि ये जयपुर ज़िला है, इसमें 19 सीटें, पता चला उसमें से 3 जिला बन गया। अब ये अलवर है, अलवर ज़िले में 10 सीटें, पता चला 3 नए ज़िले बन गए। अब वो ज़िले का परिसीमन करना मुझे डेटा में थोड़ी दिक्कत हो रही है। अब जैसे कोटपुतली मेरी लिस्ट में जयपुर में है, वो ज़िला बन गया है। तो हेलो, सब जादू करते हैं। हाँ, जादूगर के तौर पर भी उन्हें माना जाता है, उनके पिता जादूगर थे। हाँ। जी सर। तो आप क्या चाहते हो? मुद्दा क्या है आपके लिए? देखो, मुद्दा तो ये है कि वर्तमान में कांग्रेस सरकार थी, ठीक है, आगे भी मैं कांग्रेस सरकार ही फॉलो करूँगा। क्यों फॉलो करोगे? क्योंकि देखो,
कर्मचारी से लेके मतलब जो भी अभी पास्ट ईयर जो भी इनका शासन था ना, उसमें कर्मचारी से लेके अधिकारी तक हर वैकेंसी आई है। और एक युवा वर्ग को वही चाहिए कि भाई देखो तैयारी कर रहे हैं तो मतलब गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। अब वैकेंसी आ रही है तो ये ठीक है। बाकी देखो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इसमें मेरा कोई वो नहीं है। बात ये है कि जो युवा वर्ग चाहे कोई भी हो, उनकी सुने सरकार को। ये नहीं तो आपने अभी पहले तो बोला आप वही सरकार चाहते हो, कांग्रेस को फॉलो करूंगा। हाँ देखो, 2 शासन देख लिए कांग्रेस के, दोनों सर मैं उनसे संतुष्ट हूँ। 2 शासन मतलब एक अभी वाला, एक मतलब पिछले वाला भी देखा था। नहीं, पिछले तो तब बच्चे रहे होंगे आप। हाँ। भाई 2013 से 18 वसुंधरा थी, तो 2013 के पहले 8 से 13 थे। देखो वसुंधरा भी सही है और अशोक गहलोत भी सही है। मैं पार्टी से, लेकिन इन दोनों से सहमत हूँ, लेकिन बीजेपी से संतुष्ट नहीं हूँ सर। अच्छा, अब ये बताओ फिर क्यों संतुष्ट नहीं हो? देखो कांग्रेस है ना, युवा वर्ग की सुनती है, गरीबों की सुनती है, हर वर्ग की सुनती है। और देखो ये पेपर लीक का मुद्दा है, ये तो हर पार्टी में होगा। बीजेपी में होता था पहले, उठा के देख लो, आप कांग्रेस की बोल रहे हो, बीजेपी में होता है ये काम। तो आगे भी जो भी सरकार आएगी वो भी करेगी। इसमें गवर्नमेंट की दिक्कत नहीं है, सिस्टम मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम इन्वॉल्व है इसमें। अब ये बताओ एक चीज़ और, इससे अलग थोड़ा अलहदा, चूँकि इसमें आप मीना हो, ये विश्नोई हैं, और इसमें और कोई बिरादरी के लोग भी होंगे, और ये बहुत जैसे बहुत जगह हम लोग चुनाव में जाते हैं तो होता है कि जातीय आधार पर बहुत कुछ तय होता है। टिकट भी तय होता है, उम्मीदवारी भी तय होती है, और वोट भी तय होता है। ये गुजर है तो गुजर वोट गुजर को देगा, जाट है तो जाट को देगा, वो होता है। लेकिन हम तो पढ़े लिखे हैं ना, हम तो देखते हैं ना सर, जयपुर जैसे शहर में रह रहे हैं, ये हमारे माइंड सेट थोड़ी ऐसा है। बाकी ये सब चीज़ें होती हैं गाँव में होती हैं, जाति गाँव में नहीं होती है। भाई सचिन पायलट को गुजरों का नेता कह के बताया जाता है, इतने ज़िले में गुजर का प्रभाव है। वो रमेश बिधूड़ी को दिल्ली से भेज दिया गया क्योंकि गुजर हैं, इसलिए वो टोंक में आ गए क्योंकि टोंक में गुजर हैं। तो ये तो होता है। अब मेरा विधानशा क्षेत्र कोटपुतली है, आता हूँ आपके पास। कोटपुतली है, वहाँ पे राजेंद्र यादव मतलब गुजर भी बराबर है और यादव भी है। लेकिन यादव मतलब एक तरफा वेटिंग करके हमेशा यादव को बना देते हैं, बाकी गुजर भी है, गुजर भी हार जाते हैं। हाँ, कहीं ठाकुर हैं तो वहाँ ठाकुर को दिया, तो वो ही है, होता है ना, होता है। तो आप लोग भी ऐसे सोचते हो कि ये मीना है तो हम मीना को देंगे, ये गुजर है तो गुजर को देंगे? नहीं, हम तो कैंडिडेट देख के देते हैं, हम तो पढ़े लिखे, फिर पढ़ाई का फ़ायदा क्या हुआ ना। हाँ, अच्छी बात है। आप कुछ बीच में बोलना इस चीज़ में मैं आपसे सहमत हूँ। मुझे ये चीज़ निराश करती है कि टिकट और जो जनता भी है वोट जाति के आधार पे या धर्म के आधार पे देती है, जबकि भारत एक सेकुलर स्टेट है और जहाँ पे स्टेट और चर्च अलग रहने चाहिए। एक प्रोवर्ब है, स्टेट एंड चर्च। और कैंपेनिंग भी जो करते हैं कैंडिडेट्स वो इसी आधार पे करते हैं। मुझे लगता है ये चेंज होना चाहिए। उनको ये बात करनी चाहिए कि हमने क्या किया है, आगे क्या करेंगे, और जो बेटर कैंडिडेट हो उसको वोट करना चाहिए, जाति और धर्म के आधार पे नहीं करना होता तो जाति और धर्म होता है। और ये निराशाजनक है। और इसमें नए नेताओं को ये नई अप्रोच लेनी चाहिए जिसमें वो अपने काम को प्रमोट करें, जाति को नहीं करें। मेजॉरिटी अपीजमेंट नहीं होना चाहिए। एक बार इस पर हम फिर बात करेंगे। आप बताओ। मेरा नाम रोहित सियाग है और मेरा विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर शेखावाटी है। जिला सीकर सीकर में हुआ, तो यहाँ कैसे आए? मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में माइक पकड़ ही लो आप। मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में अभी एमए कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस से। तो जो आपके इलाके में भी जो वोटिंग होती है, यूथ हो आप लोग भी ये सब जात पात देख के वोट देते हो कि ये जाट है, ये गुजर है, ये मीना है, ये ठाकुर है, या ये माली है, ये मुस्लिम है, ये वैश्य है, ऐसे वोट करते हो? नहीं, मेरा तो मानना इसके अंदर ये बिल्कुल नहीं है कि पहले यानी कि जो भी चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उनका विजन क्या है, उस एरिया के लिए वो विजन क्या बनाते हैं। धर्म बनाते हैं, जाति बनाते हैं, एजुकेशन बनाते हैं, स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, शिक्षा के लिए करते हैं, किसके लिए? उस हिसाब से उनके विजन को देखकर अपन को ये डिसाइड करना चाहिए। ठीक है, चाय किसी की रखी है। हाँ, यानी कि ये जाति के आधार पर अपन को वोटिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन होता है ना। हाँ, होता है ऐसा, यानी कि लेकिन अब धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हो रहा है। अभी अपन को देखेंगे तो मेरे एरिया में तो हो रहा है कि अब वो बात नहीं रही कि अपन जैसे अभी होता है कि भाई यहाँ ठाकुर ज़्यादा हैं तो ठाकुर कैंडिडेट दे दिया, यहाँ क्या बोलते हैं गुजर ज़्यादा है तो गुजर को दे दिया, यहाँ जाट हैं तो जाट को दे दिया, यहाँ फला और जाति है। ये मेरा उसमें कंसर्न है कि क्या यूथ भी उसी तरह से सोचता है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल सोचता है तो वजह क्या है? नहीं, बिल्कुल यूथ बिल्कुल नहीं सोचता है। मेरा तो मानना यही है कि मैं तो इस बिल्कुल नहीं सोचता। ये तो कहोगे तो अब इतने सचिन पायलट के समर्थक यूथ तो एकदम दीवाने हैं लिख के कि हमारा जातीय गौरव का प्रतीक है सचिन पायलट। नहीं, मेरा मानना है ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए।
मेरा पर्सनली मानना है। अच्छा, अब क्या चाहते हो, आपके लिए मुद्दा क्या है चुनाव में? मेरे लिए मुद्दा है राजस्थान के अंदर 50% से ज़्यादा वोटिंग है वो इस बार है युवाओं की है। तो जो भी सरकार आए वो युवाओं के लिए क्या मैनिफेस्टो रखती है तो उसके लिए। अब जैसे कि कांग्रेस सरकार थी पिछली बार यानी कि अभी, तो उसने युवाओं के लिए और विजन 2030 रखा कांग्रेस सरकार ने, तो उसके अंदर उन्होंने युवाओं के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज और यानी कि एजुकेशन के मामले में विजन 2030 में बहुत ज़्यादा उन्होंने वो वेटेज दिया युवाओं को। तो उसको देखकर और एक युवाओं के लिए न्यू पॉलिसी बनाएगी इस बार 2023 के अंतर्गत, तो उसको देखकर। और आज के दिन ये नहीं कि अपन केवल नौकरी की बात करें, अभी जैसे कि राजस्थान सरकार ने MSME पॉलिसी जारी की थी 2022 के अंतर्गत, तो उसके अंदर MSME उद्योगों को भी बढ़ावा देने के लिए अंदर और युवाओं को उसके अंदर प्रोत्साहन देने के लिए बहुत सारी छूट और उनको जैसे SGST हो गया और स्टाम्प शुल्क हो गया, इनके अंदर बहुत सारी छूट दे रही है। तो अपन को नौकरी के अलावा इन चीज़ों में भी ध्यान देना चाहिए। और जो कि कांग्रेस सरकार थी इन्होंने इस चीज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। तो ये जो आरोप लग रहे हैं कि जैसे पर्चा लीक हुआ कि 14-15 पर्चे लीक हो गए, लिस्ट मैंने आपको बताई, ये आरोप लगा कि जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें एक ऐसे आदमी मेंबर बन गए कर्नल केसरी सिंह, वो किसी जाति को लेकर बहुत तरह के उनके कमेंट के वीडियो वायरल हो गए, जिसको लेकर अशोक गहलोत को भी डिफेंसिव होना पड़ा। और इस तरह की बातें जो आ रही है उसका कोई असर है? नहीं, उसका इसमें यह है कि अपन RPSC के अंदर जो भी मेंबर को यानी कि अपॉइंटमेंट करते हैं तो उसके लिए एक कम से कम योग्यता निर्धारित होनी चाहिए। अब जैसे कि राज्य सरकार है वो उनको हटा नहीं सकती कि राष्ट्रपति उनको हटाता है, तो इनके अपॉइंटमेंट के अंदर भी ऐसी कुछ चीज़ें होनी चाहिए जिससे उनके बैकग्राउंड का पता लगा जा सके और उसके बाद ही उनको अपॉइंटमेंट करना चाहिए। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट अपने चाहते वाले बंदे को अपन ने वहाँ पर अपॉइंटमेंट कर दिया है। इसके अंदर ये तो आप क्या चाहते हो, बदलाव या क्या? नहीं, मैं बदलाव की नहीं, जैसे मैंने 5 सालों के अंदर कांग्रेस सरकार का जो शासन देखा माइक अपनी तरफ करो, हाँ। शासन देखा है, तो उसके अंदर मेरा मानना यही है कि जिस तरह की इनकी पॉलिसी रही है, पेपर लीक तो मामला आप मध्य प्रदेश सरकार बीजेपी की है वहाँ पर भी हुए हैं, ऐसे नहीं है कि पेपर लीक होने, पेपर लीक तो यूपी में भी हुए, सेंट्रल में भी हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि पेपर लीक नहीं हो रहे। तो पेपर लीक तो ये एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है, आपको उसके अंदर करना होगा। फेलियर अशोक गहलोत को फेलियर। आप इसी में देखोगे तो कोरोना के अंतर्गत पूरे भारत के अंदर राजस्थान का मैनेजमेंट है ना वो सबसे शानदार रहा है। तो आप इसमें भी आप देख सकते हो, एक ही चीज़ नहीं देख के आप ऐसे कह सकते कि भाई इस सरकार की ये फेलियर है और ये कामियाँ हैं। सरकार की हर की कमियाँ होती हैं और हर के फ़ायदे होते हैं। तो आपको सरकार से कोई नाराज़गी नहीं है? नहीं, मेरे को यानी कि मैं लगभग संतुष्ट हूँ सरकार से। हाँ। तो आपके इलाके में जहाँ जो आपकी विधानसभा है वहाँ भी MLA कांग्रेस का है, बीजेपी का? कांग्रेस का MLA हमारा। वो कैसा अपने इलाके में काम किया? बहुत शानदार काम किया उन्होंने। हमारे यानी कि फतेहपुर इलाके के अंदर एक भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं थी और जो पिछले कई सालों से उसकी मांग चल रही थी, और अब वर्तमान के अंतर्गत 5 सालों के अंतर्गत 2 गवर्नमेंट कॉलेज आ चुके हैं हमारे, एक गर्ल्स के लिए सेपरेट और एक गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए। तो आप जब वोट दोगे तो आपके इलाके का जो आपका उम्मीदवार है वो किस तरह से उसने अपने इलाके में काम किया, वो ज़्यादा आपके लिए प्रभावित करेगा, या राज्य स्तर पर देखोगे, या जैसे बहुत सारे लोग मानते हैं मोदी वर्सेस गहलोत है, बीजेपी का एक चेहरा मोदी है, तो आप? सॉरी सर, मेरा मोदी वर्सेस गहलोत का कोई मतलब नहीं। बीजेपी वर्सेस गहलोत? नहीं, वही मैं जानना चाह रहा हूँ आपके लिए आप क्या सोचकर वोट दोगे? जैसे विकास और जो कि उन्होंने एजुकेशन के अंतर्गत, शिक्षा के अंतर्गत और स्वास्थ्य के अंतर्गत जो काम किया है ना वाकई में शानदार किया है, उसको देखकर मैं वोट। किन्होंने काम किया? इन कांग्रेस सरकार ने किया और हमारे फतेहपुर क्षेत्र के अंतर्गत भी ऐसे बहुत सारे। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि सरकार ने 5 साल में जो करना चाहिए था वादा खिलाफी की, तरह तरह की योजनाएं चुनाव के 6 महीने पहले लॉन्च कर दिया, हज़ारों पन्ने विज्ञापन में खर्च किए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, पैसा बहाया जा रहा है। ये सब मीडिया मैनेजमेंट है पिछले 6-8 महीने का। दरअसल सरकार ने 4-4.5 साल कोई काम नहीं किया। तो ये तो सर बीजेपी भी कर रही है, कौन सा बीजेपी नहीं कर रही है? हर सरकार करेगी, ये तो अपनी योजनाएं हैं, उनको प्रसार करना तो योजना का काम है, ताकि हर छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को उसका फ़ायदा मिल सके। आप प्रशासन गाँव के संग अभियान हुए और अभी महंगाई राहत कैंप हुआ, उनको देखिए। अब सरकार उनका यदि प्रमोशन नहीं करेगी तो लगभग एंड तक बैठे हुए व्यक्ति को उसका फ़ायदा कैसे मिलेगा? लेकिन ये बात होगी ना कि ये चुनाव से 6-8 महीने 10 महीने पहले नींद क्यों खुली? नहीं सर, 5 साल क्यों नहीं किया? 4 साल पहले क्यों नहीं किया? पहले 2 साल तो कोरोना था और करते ही आ रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कि एंड में किया इन्होंने। अच्छा, आप किसी पार्टी से NSY वगैरह? नहीं, बिल्कुल मैं किसी से नहीं जुड़ा। NSY के सदस्य? नहीं है। कांग्रेस का भी नहीं हूँ मैं, बीजेपी का भी नहीं हूँ, ABVP का भी नहीं हूँ, किसी पार्टी का। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तरह से हम जरा समझेंगे, फिर वापस इनके पास भी आएंगे। एक बार फिर से नाम बताओ। मेरा नाम हेमराज प्रजापति है। मैं हेमराज? हाँ, हेमराज। अच्छा, सॉरी हेमराज। मैं लालसोट विधानसभा क्षेत्र से हूँ। कौन विधानसभा? लालसोट जिला दौसा। अच्छा, वो दौसा के एक और थे ना कोई, आप और दौसा के? दौसा का कौन था यार? नहीं, यही है। हाँ, यही है दौसा। तो दौसा
आपका सचिन पायलट के प्रभाव क्षेत्र वाला इलाका है हाँ दौसा? हाँ, अभी फिलहाल वहाँ पे प्रसाद लाल मीणा जी है जो चिकित्सा मंत्री है वर्तमान में, वो अभी वहाँ के एमएलए हैं। हाँ, तो आपके इलाके में काम किया है? सर काम एक नंबर हुआ है वहाँ। एक नंबर हुआ है, बगल में बोल रहे हैं बदलाव चाहते हैं सर आपका? काम तो इतना हुआ है कि वहाँ मतलब जैसे नर्सिंग कॉलेज वगैरह थी वहाँ कमी थी, और जैसे कॉलेज नहीं थी कॉलेज भी हुई है, नर्सिंग कॉलेज भी खोल दी, बड़ा हॉस्पिटल खुला है, जैसे एसएमएस है उस तरीके से हॉस्पिटल बन रहा है वहाँ। तो सर और क्या चाहिए वहाँ मतलब, और सब सड़कें वगैरह प्रॉपर बन ही रही है। तो ये तो बोल रहे हैं कि काम हो रहा है। सर काम तो खूब हुआ, लेकिन सरकार काम खूब हुआ? हाँ काम खूब हुआ 5 है। साल में सरकार ने काम किया आपके हाँ, हिसाब से? तो सरकार तो चेंज होनी है, तो वहाँ का एमएलए भी चेंज होगा इस बार। ये नहीं तो मैं फिक्स है। पूछ रहा हूँ पहले कि ये जो कह रहे हैं कि 5 साल में काम हुआ, कुछ काम बता रहे हैं, वो काम हुआ है कि नहीं? हाँ 2 साल सर काम खूब हुआ है। काम हुआ है, मतलब आप बदलाव चाहते हो, लेकिन ये आप मानते हो कि काम हुआ है? हाँ काम हुआ है। तो क्या क्या काम हुआ आप बताओ? काम देखे हमारे क्षेत्र में राहवास में तहसील बना दी, हॉस्पिटल बना दिया, सीएचसी खोल दिया, और जो प्राइमरी स्कूल थे उनको सेकेंडरी कर दिया, हायर सेकेंडरी कर दिया, बहुत सारा बदलाव किया है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो इन्होंने खुद बताया कि काम हुआ है इनके इलाके में दौसा में, लेकिन सरकार में बदलाव चाहिए। तो मतलब ये बदलाव चाहते हैं, अशोक गहलोत की बजाय बीजेपी की सरकार चाहते हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि अशोक गहलोत की सरकार ने इनके इलाके में काफ़ी काम किया। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं यही सरकार और ये काम, तो चलो समझ में आया सरकार के पक्ष में। आप करो सरकार को बदलना चाहिए, लेकिन इस सरकार ने बहुत काम किया, तो लॉजिक दो थोड़ा। सर सरकार बदलनी चाहिए और सीएम फेस भी बदलना चाहिए। ये वसुंधरा और गहलोत ने अड्डा बना रखा है, हर बार इनका ही सीएम बनता है, ये सीएम फेस बदलना चाहिए सबसे पहले तो। और सरकार तो चेंज होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने सारे साल इनका पता ही नहीं है कौन है सीएम, उनकी लड़ाई होती है, उनकी लड़ाई होती उधर है। पता है, वहाँ तो बीजेपी में 8-9 सीएम के दावेदार हैं अभी, वहाँ कहाँ पता है? वहाँ अच्छा आज आपको क्या लगता है कि बीजेपी की अगर सरकार बनी तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा? तो वैसे तो देखे जमीनी स्तर पर तो डॉक्टर किरोड़ी लाल ने सबसे ज़्यादा काम किया है। अरे किरोड़ी लाल मीणा तो टॉप में 5 में नहीं है अभी। हाँ नहीं है, तो वैसे तो अभी तो कोई सीएम फेस फिक्स नहीं है, लेकिन वसुंधरा नहीं बननी चाहिए, फिक्स है। अच्छा क्यों फिक्स है? नहीं बननी चाहिए, वो उनका थोड़ा ठेका थोड़ी ले रखा है, हर बार फिक्स होते हैं गहलोत और वसुंधरा। चेंज होना ऐसा तो कोई रीज़न नहीं है, लेकिन उनको चेंज होना चाहिए। किरोड़ी लाल मीणा भी दावेदार हो सकते हैं। 4-5 नाम 6 नाम गजेंद्र सिंह शेखावत से लेकर और दिया कुमारी और किरोड़ी लाल मीणा और अश्वनी वैष्णव, ओम बिरला, अर्जुन मेघवाल, इतने ना यहाँ तो 8-10 नाम चल रहे हैं कि ये सब मुख्यमंत्री बन सकते हैं अगर सरकार बनी तो। आपकी पसंद किरोड़ी लाल मीणा? हाँ मेरा किरोड़ी लाल। क्यों? क्योंकि उसने राजस्थान में इतने सारे आंदोलन किए, तो वो भी देखने चाहिए। हमेशा विपक्ष रहा है कांग्रेस का, और एक दबंग नेता और कदावर नेता है पूरी राजस्थान में। तो इसीलिए आप चाहते हो कि वसुंधरा अगर सरकार बने भी तो वसुंधरा ना हो? हाँ वसुंधरा ना हो, ये चाहता हूँ। और सरकार ने काम भी किया। अगर कांग्रेस बनती है तो कांग्रेस में भी गहलोत नहीं बनना चाहिए, कौन बनना चाहिए? कोई और ही होना चाहिए। कोई और CM मतलब? फेस। मतलब लाइक सचिन पायलट और भी है, कोई भी बड़ा बन सकता है। इंटरेस्टिंग है। एक राउंड सबसे बात हुआ, वापस आपके पास आते हैं। जब युवा चुनाव में वोट देता है तो उसके मुद्दे और जो एक बुजुर्ग लोग, गांव देहात के रिटायर्ड लोग, उनके मुद्दे थोड़े अलग होते हैं। अब ये मैं एक राउंड मैंने समझा, लेकिन रोज़गार और नौकरी सबसे बड़ा सवाल बहुत जगह होता है, बहुत राज्यों में हर जगह होता है, क्योंकि जिस एज में हो आप सबको लगता होगा कि नौकरी और रोज़गार, फिर वहाँ होता है कि नौकरी एक सरकारी नौकरी और एक होता है कि रोज़गार। तो आपको जब आप कहते हो कि आप इसी सरकार के पक्ष में हो जो आपने कहा, तो उसके पीछे क्या सोच है? और अगर बीजेपी आएगी जो बड़े दावे वादे कर रही है, प्रधानमंत्री डबल इंजन, दुनिया भर की बातें मोदी जी कर रहे हैं, राजस्थान के विकास को लेकर रैलियां कर रहे हैं, उस पर क्यों भरोसा नहीं है? सर जब से ये गवर्नमेंट आई है, या फिर इससे पहले जो वसुंधरा मैडम की सरकार थी, रोशनी कट रही है सामने खड़े होने से। 5 साल का जो वसुंधरा मैडम का जो कार्यकाल रहा, उसको देखते हुए और इस कार्यकाल को देखते हुए सर जमीन आसमान का अंतर दिखता है। क्या सर जो योजनाएं वसुंधरा मैडम के कार्यकाल में थी, उसके मुकाबले में जो अभी योजनाएं चल रही है वो बहुत मतलब प्रगतिशील भी है और बहुत अच्छी इफेक्टिव भी है। उस समय तो लोगों को ये योजनाएं नहीं पता थी, अभी तो सारी योजनाएं आप गांव में देहात में जाओ, बच्चे से पूछ लो, मतलब वो उसका लाभार्थी है और उसको तुरंत उस चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है। तो सर गवर्नमेंट तो वही फ़ायदे में होगी ना जो आम आदमी को राहत दे, महंगाई से राहत दे, या फिर उनके लिए मतलब भारी बीमारी या किसी भी दुख में उनके साथ खड़ी रहे। तो इस तरह की जो योजनाएं जो इन्होंने लागू की है वो उनको तुरंत रिलीफ देने वाली है। तो मोदी जी भी बहुत तरह की लाभार्थी का, तो सबसे पहले लाभार्थी वर्ग मोदी जी ने तैयार किया, फ्री राशन, शौचालय, उसके बाद सिलेंडर उज्ज्वला, उसके बाद आयुष्मान भारत
काट दिया और बहुत तरह की चीज़, और किसान को किसान निधि सबसे बड़ी बात, 6,000 जो हो सकता है 8,000 हो जाए, तो सर वो भी देते हैं। सर मोदी जी ने किया है ये सब, नो डाउट, लेकिन मोदी जी की जो इकोनॉमी को लेकर के जो नीतियाँ रही है, उसके हिसाब से देश में जो महंगाई का जो अभी हालत है या अर्थव्यवस्था की जो हालत है सर, वो कहीं ना कहीं केंद्र की नीतियों से बहुत ज़्यादा हो गलत तरीके से GST इन्होंने लागू किया, नोटबंदी की थी, तो उसकी वजह से जो जिस उद्देश्य के साथ उन्होंने ये सब किया था वो उस उद्देश्य में फैल रहे हैं और उसकी वजह से देश की इकोनॉमी अब तक सफ़र कर रही है। तो उसका कहीं ना कहीं जो एकदम मिडिल क्लास है, जो कि इस देश की रीढ़ की हड्डी है, उसको इसका बहुत 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 नुकसान हुआ। MSME सेक्टर लगभग बहुत नीचे चला गया सर, और उसको देख करके केंद्र सरकार की कोई योजना ही नहीं है। वो सिर्फ अपने जो कॉर्पोरेट फ्रेंड्स हैं उनके लिए या फिर उससे रिलेटेड कोई भी योजनाएं जो होती है जिसमें उनको टैक्स का लाभ देना होता है या किसी भी तरीके से उनको प्रमोट करना होता है, उन्हीं को लेकर के मेन वो रहती है, उनका मेन शायद एजेंडा ही मेरे को लगता है ये ऐसा है। भाई आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो अभी? सर मैं बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। अच्छा, तो जैसे राहुल गांधी कहीं भी रैली में जाते हैं या प्रियंका गांधी यहाँ भी रैलियाँ कांग्रेस नेताओं की बार बार अडानी का जिक्र करते हैं, या जो आपने कहा उनके पूंजीपति और कॉरपोरेट घराने के मित्र, वो सब कोई यहाँ मुद्दा होता है क्या चुनाव में? सर मेरी नज़र में तो होता है, क्योंकि अभी एक रिपोर्ट आई थी उसमें मैंने देखा था कि जब से मतलब जो कॉर्पोरेट टैक्स में जो कटौती की है तब से लेकर अब तक 1 लाख करोड़ रुपए की टैक्स कटौती हुई है। अब वो 1 लाख मतलब देश का खर्चा तो लगभग वैसा का वैसा ही है, तो खर्चे तो बढ़ ही रहे, घट नहीं रहे। अब वो कॉर्पोरेट से फंडिंग नहीं आ रही तो कहाँ से आएगी वो पैसा? तो वो जनता के ऊपर टैक्स बढ़ा करके या उनसे चीज़ों की महंगाई करके वहीं से तो वसूला जा रहा है, तो इसका आम आदमी पे बोझ पड़ रहा है। तो केंद्र की नीति, अगर केंद्र चाहे तो कॉर्पोरेट टैक्स में बढ़ोतरी करके उनसे पैसा ले सकता है या फिर आम लोगों को और राहत दे सकता है। पेट्रोल टैक्स में अभी जैसे पेट्रोल के भाव इंटरनेशनल मार्केट में बहुत लो चले गए थे, तो उस टाइम पे ये कटौती नहीं करते। जब हाई चल जाते तो ये बोलते हैं कि चलो हम रेट बढ़ा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे हाई, तो उनको देख करके थोड़ा देखना चाहिए। अब पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है, अगर उसकी कीमत बढ़ती है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ती चली जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की नाकामियाँ है, और वो यहाँ की गवर्नमेंट, चाहे वो BJP गवर्नमेंट हो या फिर कोई भी, तो उसमें भी रिफ्लेक्ट होती है। अब कांग्रेस ने इन चीज़ों से राहत दिलाने के लिए अपने स्तर पे जितना भी हो सकता है वो कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उससे संतुष्ट और मैं चाहता हूँ कि ये कोशिश जारी रहे और आगे। तो ये इसका मतलब आपको लगता है कि जो योजनाएं हैं अशोक गहलोत की, जिसका जिक्र दिल्ली में भी होता है, जो वेलफेयर स्कीम्स, वो एक बड़ा फैक्टर है अगर कांग्रेस के पक्ष में है तो? हालांकि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई 6, 8, 10 महीने पहले कांग्रेस बहुत पीछे थी BJP के मुकाबले। अब अगर कांग्रेस ने कुछ रिकवर करके अगर नेक टू नेक भी पहुंची है तो उसमें उन योजनाओं का कहें उस योजना का असर है, उन योजनाओं के प्रचार का असर है, क्या ये सही है? जी मेरा ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि ये योजनाएं हमेशा से हर इलेक्शन से पहले कोई ना कोई, जैसे इससे पिछली बार कुछ सब्सिडियाँ वगैरह, ऐसा हर बार होता है। तो मुझे नहीं लगता कि यही चीज़ होगी जो पब्लिक के दिमाग में एक इम्प्रेशन डालती है। मुझे लगता है इससे काफ़ी बड़ा आजकल पब्लिक भी समझदार हो गई, वो 5 साल की रिपोर्ट कार्ड देखती है, ना कि आखिरी की 9 महीने की रिपोर्ट कार्ड देखती है कि किसने क्या है, क्योंकि पब्लिक भी काफ़ी अवेयर है कि हमारे को 4 साल तो झेलना पड़ेगा, आखिरी के साल में कुछ कर लेंगे अच्छा, तो पूरा देखना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि इस सरकार ने जैसे गिग वर्कर्स के लिए एक कानून पास किया था, जहाँ पे और स्टेट में अभी तक भी गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती है, जहाँ पे ये बड़े बड़े ऐप्स अपना अच्छा कमीशन खा के और गिग वर्कर्स के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उधर एक बहुत अच्छा काम हुआ है और इस तरह की चीज़ें ज़रूरी हैं। अब क्या बनना चाहते हो पढ़ लिख के? मैं फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना चाहता हूँ स्टॉक मार्केट्स में और निवेश बाज़ार में, जिसके लिए जो ये बता रहे थे उनसे मैं थोड़ा कम सहमत हूँ, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स कम करना काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि जैसे चाइना +1 पॉलिसी चल रही है, बाहर की कंपनीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए टैक्सेशन कम होना चाहिए। और उसके बाद इन्हें ट्रेड एग्रीमेंट्स भी हो रहे हैं जो कि बहुत मदद कर रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा है स्टेट इलेक्शंस का, और स्टेट के पावर्स नहीं रहती कि कॉर्पोरेट टैक्स कम करा जाए। तो मुझे लगता है इन चीज़ों को इधर डिस्कस करके इस इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करना समझदारी का काम नहीं होगा। स्टेट लेवल पे बात करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब ये बताओ, जैसे आप लगातार जो देख रहे हो कैमरे की तरफ, तो ये ट्रेनिंग कहीं लिया है या व्लॉगिंग वगैरह करते हो? जैसे सब बात करें मेरी ओर देख रहे हैं, आप एकदम मोदी जी की तरह कैमरे की तरफ देख रहे हो। जब मोदी जी ने भी, मुझे नहीं लगता कोई पर्सनैलिटी ट्रेनिंग ली होगी, ये कि अंदर से चीज़ आती है। मैं अपने स्कूल में भी काफ़ी एक्टिव था थिएटर में। जैसे मैं आपसे बात करूं, मैंने एक बार भी उधर देख के बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी ओर देख रहा हूँ। आप मेरी ओर बात करो तो 2 सेकंड मेरी ओर, 20 सेकंड कैमरे की ओर।
तो ये शायद थिएटर का हो सकता है, क्योंकि थिएटर में आपको जनता, पता होता है कि कैमरा कहाँ है। हाँ जी, जनता को अच्छी बात करना है। सही कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कैमरे की का जो लेंस है वो जनता है एक तरह से। जी जी जी। गुड, अच्छी बात है। अब ये बताओ, आपने कम बात की अपनी तरफ से वैसे, कि जैसे ये योजनाएं वगैरह ठीक है, अशोक गहलोत सरकार की योजनाएं और ये सब बता रहे हैं, बट उन योजनाओं के आधार पर मुझे थोड़ा संदेह है कि युवाओं के लिए वो योजनाएं मैटर करती हैं, वो फैमिली और बाकी लोगों के लिए, युवाओं के लिए तो नौकरी और भविष्य के सपने जो लगता है जो सरकार ज़्यादा बेहतर दिखाएगी वो मैटर करेगा। सर देखो, योजनाएं तो है ना, एक स्टूडेंट के लिए होनी चाहिए, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होनी चाहिए, और जो देहाती वर्ग है ना सबके लिए योजना बनानी, क्योंकि हर वर्ग का वोटर मतलब अपना एक प्रशासक नियुक्त करेगा। तो देखो योजना ही है ना, योजना तो हर सरकार बनाएगी, लेकिन योजना बनाने से काम नहीं चलता, मतलब इम्प्लीमेंट करना। हाँ, इम्प्लीमेंट करना वो ज़रूरी है। तो मतलब बीजेपी भी करती है, कांग्रेस भी करेगी। चलो कोई बात नहीं। अब चूँकि आप सांचेर के इलाके के हो, अब यहाँ बहुत बात बीते कुछ दिनों से होने लगी, चूँकि प्रधानमंत्री मोदी की जब रैलियाँ होती है तो डबल इंजन सरकार बात होती है, और जिस ढंग से पहले के चुनाव में अगर देखेंगे 13 या 8 का चुनाव, तो वसुंधरा एक फेस थी, पहले से पता था कि सरकार बनेगी तो वसुंधरा सीएम बनेगी बीजेपी में, और कांग्रेस में अशोक गहलोत अगर हैं या थे जो भी है। तो इस बार लगता है कि मोदी जी खुद एक तरह से फेस के तौर पर हैं, और 6, 7, 8 नेता जिसमें सांसद भी भेज दिए गए, राजवर्धन राठौर को उतार दिया, दिया कुमारी। तो यहाँ जो वोटर है युवा, आप वोट दोगे, चूँकि आप बीजेपी के पक्ष में हो, तो आप मोदी को देखोगे या अपने इलाके में देवी सिंह पटेल या आपका जो विधायक है, या कुछ और देखोगे? सर मेन चीज़ तो है केंद्रीय नेतृत्व देखेंगे, क्योंकि मोदी जी ने वर्तमान में रहते हुए बहुत अच्छे काम किए। जैसे सड़क निर्माण में भारत आज मोदी जी की सरकार में सबसे ज़्यादा सड़कों का निर्माण हुआ, और स्पीड भी उनकी ज़्यादा है, जैसे नितिन गडकरी सड़क मंत्री। और विदेश नीति मोदी जी की बहुत अच्छी है, तो हमें पूरा भरोसा है कि मोदी जी के चेहरे पर जो भी चुनाव लड़ा जाएगा तो वो अच्छा ही काम करेंगे। विदेश नीति जैसे बताओ कुछ। विदेश नीति भारत मतलब न्यूट्रल रहने लगा, पहले था कि एकदम तटस्थ रहना, अब भारत अपने हित देखता है कि हमारे हित किसके साथ बन रहे, उसके हिसाब से भारत दूसरे देशों के साथ बिहेवियर करता है। जैसे यूक्रेन वाला हुआ, यूक्रेन मामले में उसने बिल्कुल मौन साधा, यूक्रेन को मदद भेजी मानवता के नाते, लेकिन वो खुल के उसके यूक्रेन के पक्ष में नहीं बोल रहा है, क्योंकि रशिया से हमारे संबंध खराब हो सकते हैं। ये फ़िलिस्तीन इजराइल मुद्दा है, इसमें फ़िलिस्तीन को मदद भेजे, लेकिन इजराइल के समर्थन में भी बोल रहे हैं। तो देश के हित के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी है वो आगे प्राथमिकता उनको दे रहे हैं। आप मुस्कुरा रहे हैं। जी, तो मेरा मानना है कि ये एक गलत अप्रोच है ह्यूमैनिटी का अगेंस्ट। जैसे यूक्रेन में जो भी हुआ, रशिया एक अच्छा एलाय है, लेकिन उसके गलत थे, तो उसको सपोर्ट करना मेरा मानने में थोड़ा गलत है। और फ़िलिस्तीन इसराइल में भी दोनों तरफ में बहुत ज़्यादा मानवता के अगेंस्ट गलत काम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि उसमें भी एक डिप्लोमेटिक अप्रोच लेके अपनी देख के एक गलत अप्रोच है। और मेरा ये मानना है कि जैसे कनाडा के साथ भी हमारे बहुत अच्छे पीसफुल रिलेशंस थे, जो कि अभी थोड़े बदतर स्तर पे आ गए हैं, जिसमें अगर अपन ढंग से अगर मोदी सरकार डिप्लोमेटिक रिलेशंस करती और ज़्यादा नहीं करती तो उसमें रिलेशंस अच्छे हो सकते थे, क्योंकि कनाडा एक बहुत शांत देश रहा है। और इजराइल और फ़िलिस्तीन में क्या लगता है आपको, क्या जो भारत सरकार का रवैया रुख है उसके बारे में क्या सोचते हो? पहले से जो सरकारें थी कांग्रेस की थी, उनका रुख फ़िलिस्तीन की तरफ ज़्यादा था, क्योंकि भारत सरकार पहले का ये मानना था कि इसराइल एक सेकुलर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, लेकिन आपके चक्कर में मैं भी उधर देख रहा हूँ। हाँ। लेकिन पैलेस्टीन को एक वैसा दर्जा नहीं दिया जा रहा था। तो ये लड़ाई है दो इक्वल्स की नहीं है, जिसमें हमस ने बहुत गलत किया है, एक आतंकवादी रुख लेना बहुत ही गलत है, लेकिन फ़िलिस्तीन को वो स्तर नहीं मिल रहा कि वो इसराइल जैसी इंस्टीट्यूशन से लड़ पाए। लेकिन ये भी तो है कि हमास ने जो किया, जाहिर है जिस तरह से हमले किए वो मानवता पर हमला था, वो टेरर एक्ट था, लेकिन जिस ढंग से इजराइल ने बॉम्बिंग करके, रॉकेट दाग के या एयर स्ट्राइक करके जिस ढंग से मासूमों को, बेकसूरों को जो मौतें हो रही है, जो वीडियो आ रहा है वो भी गलत है। यहाँ एक स्टेट कर रहा है, वो भी स्टेट जो कर रहा है एक तरह से टेररिज्म की तरह है। टेररिस्ट कोई ऑर्गेनाइजेशन होना और एक स्टेट अगर टेरर करने लगे जिसमें हज़ारों लोग मर जाएं और कहें हम गाज़ा को मिट्टी में मिला देंगे 20 लाख 22 लाख, ये भी गलत है। जी, मैं आपसे सहमत हूँ। और इसराइल
जेनीवा कन्वेंशन यूएन का है, जेनीवा बिल्कुल, कन्वेंशन के कन्वेंशन के अगेंस्ट है। against उनका पानी, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल एड सब बंद करके, ब्लॉकेट करके, ये बहुत ही दिक्कत है। तो मुझे लगता है कि एक शांत स्तर से जो वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियन अथॉरिटी है, वो लोग शांत नज़र आते हैं, उनसे नेगोशिएट करना चाहिए, ना कि इस लेवल पे वायलेंस में इन्वॉल्व होकर। चलिए वापस एक सवाल और, एक राउंड चाय किसकी बच गई भाई? एक राउंड, चूँकि आप लोग युवा हो, जब चुनाव होता है तो बहुत हिंदू मुस्लिम की बातें होने लगती है और अंत में पोलराइजेशन होने लगता है, हिंदू मुस्लिम, हिंदुत्व और ये सब। तो आप क्या सोचते हो यूथ के नाते कि ये जो हिंदुत्व और हिंदू और मुस्लिम और वो जो एक नैरेटिव सेट होता है, वो क्या राजस्थान में भी वो फैक्टर है या अगले 1 महीने में बनेगा? नेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ा है मुद्दा है, ये प्रोपोगेंडा है जिसमें डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये फिर भी राजस्थान में कम है और राजस्थान में ज़्यादा दोनों पार्टीज़ को पॉलिसी के बारे में बात करनी पड़ती है, एक अगर नेशनल स्तर पे बात करें। लेकिन ये अभी भी बहुत बड़ा मुद्दा है जहाँ पे कास्ट अपीजमेंट और रिलीजन अपीजमेंट, और आजकल के युवा, जैसे और लोगों का मानना है कि युवा कम इन सारी चीज़ों को देखता है। मैं खुशगुजार हूँ कि यहाँ पे हम सब हैं जो ऐसा मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि युवा आजकल पोलराइज हो रहा है इन सब चीज़ों को, और हिंदुत्व को देख के वोट बीजेपी को देखता है और बाकी पार्टीज कांग्रेस को देखते हैं। तो ये हिंदुत्व और ये हिंदू मुस्लिम, ये फैक्टर भी चुनाव में यहाँ रोल प्ले करेगा? सर एक हद तक तो ये रोल प्ले करेगा। ये यहाँ ही नहीं, मुझे लगता है ऑल इंडिया के अंदर जहाँ जहाँ बीजेपी ने इस तरह का जो ये प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की है हिंदुत्व को लेकर के या राष्ट्रवाद को लेकर के, तो वहाँ ये कहीं ना कहीं एक हद तक तो असर करता है। लेकिन पूरी तरीके से अगर लोगों के माइंड को ब्रेन वॉश करके ऐसा कुछ किया जा सकता है, मेरा ऐसा नहीं मानना बिल्कुल। तो हिंदुत्व का फैक्टर होता है सब चुनाव में? हिंदू मुस्लिम, हम हिंदू हैं, देखिए राजस्थान, जो हिंदू हित की बात करेगा वही राजस्थान पर राज करेगा टाइप का। राजस्थान में तो ऐसा कुछ फैक्टर नहीं है, लेकिन इंडिया नेशनल स्तर पे है ये फैक्टर। क्या बताओ? जी, इन्होंने बोला वो सही बात है कि इंडिया लेवल पे है, राजस्थान में थोड़ा कम है। सहमत हो? नहीं सर, हाँ। ये बिल्कुल नहीं। जैसा कि इन्होंने बोला कि डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी, ये बिल्कुल, ये तो अंग्रेज़ों के शासनकाल में थी जिन्होंने ये डिवाइड एंड रूल किया था। और जो 80-20 का नारा देते हैं वो डिवाइड एंड रूल नहीं हो, तो सीधा डिवाइड एंड रूल है। 80 हमारे साथ और 20 की छोड़ दो। वो बालकनाथ का बयान देखा आपने? तिजारा के जो सांसद अलवर के हैं तिजारा में इसी तरह की बात कर रहे हैं। सर वो तो पर्सनल किसी रिलीजन से जुड़े हुए इसलिए बयान दिए। 80-20 तो योगी आदित्यनाथ भी बोल रहे हैं, चुनाव में उन्होंने नारा दिया था। लेकिन सर जो मतलब मोदी जी है वो ऐसा कोई उनका ना तो स्पीच है जिसमें 80-20 की बात हुई, नहीं बीजेपी की विचारधारा में। मोदी जी स्मार्टली जब कन्हैया लाल का जिक्र करते हैं तो इशारा यही करते हैं कि हिंदुओं एकजुट हो जाओ। सर ऐसे तो कांग्रेस भी उस टाइम जब वो फैसला आया था साहबानों वाला, उस टाइम तुष्टीकरण की राजनीति हुई थी, उसमें कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कांग्रेस ने भी बदल दिया। ये तो चली आ रही, कांग्रेस की तरफ से ही इसकी शुरुआत की गई है। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि वर्तमान सरकार कर रही है, ये शुरुआत कांग्रेस की तरफ हुई है। वर्तमान सरकार में तो और भी कम हुआ है ये चीज़ें। कम हुआ है? जी सर। तो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स नहीं करती है बीजेपी? सर पोलराइजेशन तो वो अपनी अपनी, देखो जातिवाद भी इसमें फैक्टर है, इसके अलावा विकास भी फैक्टर है। ऐसा बिल्कुल कहना गलत है कि सिर्फ पोलराइजेशन के कारण युवा इनको वोट दे रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पोलराइजेशन हिंदू मुस्लिम, ये फीलिंग, ये फैक्टर काम कर रहा है कि नहीं, करता है कि नहीं? सर ये जाति व्यवस्था की तरह एक मान सकते हैं कि उसमें काम कर रहा है, बाकी इतना नहीं कि सिर्फ यही फैक्टर काम कर रहा है, उसके साथ और भी विकास के मुद्दे हैं, जातिवाद है, बाकी सारे फैक्टर अलग। आप? मेरा मन राजस्थान में काम करेगा, लेकिन बहुत कम फैक्टर काम करेगा। चलिए, तो लंबी बात हो गई और इस बीच देखिए ज़रा बाहर लोग काफ़ी आ गए, भीड़ भी जुट गई है कॉफ़ी, इंडियन कॉफ़ी हाउस में, और ये बहुत हैपनिंग है। शाम होते होते यहाँ काफ़ी लोग जुट जाएंगे। चाय कॉफ़ी के साथ तरह तरह का खाने का यहाँ मेन्यू बहुत अच्छा है। और अब हम इस वीडियो को युवाओं के साथ यहाँ ख़त्म करेंगे और उसके बाद जयपुर में अभी हूँ, और मैं आप दर्शकों से कहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कुछ सूचना जानकारी देना चाहते हैं तो एक मेरा मेल आईडी है info.ajitajum@gmail.com। आप मेल कर सकते हैं। जयपुर और आसपास के इलाकों में भी जाऊंगा। लगातार राजस्थान और एमपी के चुनाव की वजह से दोनों राज्यों में जाना आना लगा रहेगा, लेकिन फ़िलहाल जयपुर और आसपास के इलाकों पर मेरी नज़र होगी। आप चाहते हैं आपके इलाके में आऊँ, आपसे संवाद हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। और फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक अपील, क्या अपील करते हैं आखिर में?
मैं चाहूँगा कि कांग्रेस द्वारा अरे नहीं भैया, अपील कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुमकिन हो ज्वाइन करें। ये देखो, ये अपील दूसरा करनी है। एक कांग्रेस के कार्यकर्ता हो क्या? नहीं। मैं हालांकि मैं पॉलिटिक्स में कम, अभी जो करंट स्टेट है मैं कम उसका प्रशंसा करता हूँ, लेकिन कांग्रेस अभी बेस्ट ऑप्शन। क्या बात कर रहे हो, मेरे वीडियो में करो ये अपील हैं? चलिए आपके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। नहीं, मेरे बारे में मेरी तारीफ यहाँ नहीं होगी। नो, बहुत हिम्मत का काम कर, बहुत हिम्मत का काम कर रहे हो आप। बहुत कोई बात नहीं, पत्रकारिता करना मेरा काम है। तो हाँ, मैं अंतिम बात यही कहना चाहूँगा कि आप विकास के मुद्दों पे वोट करें, अपने स्थानीय क्षेत्र का विकास देके, राष्ट्रीय स्तर का विकास देके, जातिवाद धर्म के आधार पे वोट न करें। बहुत अच्छी बात कही, यही होना चाहिए। लेकिन होता इसके ठीक उल्टा है। वो उल्टा होता है कि नहीं होता? सर वो तो एजुकेशन का अभाव है। अब जैसे जैसे युवा पढ़ रहा है वैसे वैसे ये प्रवृत्तियाँ चेंज हो रही है। अरे बड़ा एजुकेशन, दुनिया भर में विदेशों में पढ़ा हुआ आदमी भाषण में हिंदू मुस्लिम कर रहा है। हेमंत बिस्व शर्मा वहाँ से असम का चीफ मिनिस्टर आके हिंदू मुस्लिम करेगा। कितने बीजेपी के सांसद हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। तो अनपढ़ थोड़ी हैं, पढ़े लिखे सांसद 3-4 टर्म के उनकी भाषा देखते हो हिंदू मुस्लिम करने वालों की, वो सब पढ़े लिखे लोग हैं। सर वो तो उनका मतलब किस सिनेरियो में उनकी मतलब बड़े हुए हैं, उनका वो भी इफेक्ट करता है कि किस सिनेरियो। जैसे मेरा है पर्सनली, मेरे दोस्त मुस्लिम भी है, सिख भी है, अलग जातियों के, तो सारों से मिलजुल के रहते हैं। वही होना चाहिए। और देश ऐसे ही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से बनता है, और यही संविधान सबको समान अधिकार देता है। और हम संविधान से चलने वाले मुल्क के देश के नागरिक हैं। इसमें एक कन्वर्जेशन की कमी भी होती है कि कन्वर्जेशन दो समुदायों के बीच में नहीं होता, तो उसके कारण भी उनमें वो तनाव बढ़ता है। बिल्कुल सही करें। चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी, होती रहेगी। नमस्कार।